अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो अगर हम शोबे के हवाले से बात करें तो उसमें उनकी गिरा कदर खिदमात हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुतअद्दिद ममालिक में वो तालीमी शोबे में इस कदर काबिलियत रखते हैं कि वो इन ममालिक में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ चुके हैं। फ्रांस की नॉर्मंडी यूनिवर्सिटी के इदारे यूनिलासाल में फूड साइंस के प्रोफेसर हैं। खुराक की टेक्नोलॉजी, ग़िज़ाइयत और ज़रूरी सनतों के शोबे में शानदार बैनुल-अक़वामी करियर अपना बना चुके हैं। इनकी बेपनाह तसनीफ़ात भी सामने आ चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं, मुतअद्दिद अवार्ड्स भी ये जीत चुके हैं। और इनसे हम अपने आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि पाकिस्तान और फ्रांस, चूँकि ये पाकिस्तान से होते हुए भी ये फ्रांस में रहकर वहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम कर रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से फ्रांस और पाकिस्तान तालीम के शोबे में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, किस तरह से इन मज़ामीन में जिद्दत लाई जा सकती है। क्योंकि अगर हम ज़राअत की बात करें तो ज़राअत भी एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी पाकिस्तान में बेपनाह ज़रूरत है और पाकिस्तान में जिद्दत के साथ अगर इस शोबे में काम किया जाए तो यकीनन हम अपने मुल्क की ज़राअत को बेहतर खतूत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमिर शहजाद साहब, जो नॉर्मंडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अगर इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैंने खुद से बयान करना शुरू कर दी तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अपने बारे में हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी मैं, और आप यहाँ पाकिस्तान में आए, आपको वेलकम भी कहते हैं। पाकिस्तान आपका मुल्क है। पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा आप फील कर रहे हैं? डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा मेरा अपना मुल्क है, तो जब भी आप अपने मुल्क में आते हैं तो बहुत खुशी होती है आपको, और ख़ास तौर पे आप ऐसे मकसद के लिए आते हैं जिसमें आपने आम लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे जो तालिब इल्म हैं जो कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि बाहर जाके, ख़ास तौर पे फ्रांस में जाके आला तालीम हासिल करें, तो उनकी रहनुमाई के लिए जब बंदा आता है तो वो खुशी तो बाला हो जाती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मेरा मुल्क है, मेरी फैमिली इधर है, तो उसमें वो एक अलग खुशी है। लेकिन जब आप एक इदारे की तरफ से आते हैं और यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको फ्रांस की जो सफारत खाना है वो आपका मुआविन होता है और उनके एक प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, और डेफिनेटली उनका एक अपना रोल है फ्रांस की हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत खुशी फील होती है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये इसमें डेफिनेटली एक फ़ख्र भी फील होता है कि चलिए उस ग्रुप के अंदर कोई एक पाकिस्तानी ओवरसीज भी है जो कि उन बच्चों को, अपने बच्चों को अपनी ज़बान में भी समझा सकता है, जो कि ज़ाहिर है वो बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे अपना, हमारे नाजरीन को, मैं तो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुकी हूँ, जो आपका मुझे तफसीलात मुझे मौसूल हुई थी, आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि आपकी जो एक डिटेल हिस्ट्री है तालीम के शोबे में वो यकीनन इस काबिल है कि हमारे नाजरीन उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आप खुद अपनी ज़बानी उन्हें बताइए। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्रेडिट दूंगा मैं हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान का, उसके स्कॉलरशिप पे मैंने पीएचडी की थी फ्रांस से ही, और फिर क्योंकि हमारा एक कोलैबोरेशन होता है, एचईसी की एक बॉन्ड पीरियड होता है, तो उसके तहत मैं वापस आया और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ से मेरी एजुकेशन भी थी फैसलाबाद में, तो वहाँ से मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे। तो उसमें जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होता है वो मैंने कंप्लीट किया, और उसी दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि कंप्लीट की हैं। तो उसमें फ्रांस एम्बेसी का एक रोल ये भी है कि हमने वहाँ पर हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो भी फ्रेंच अलमनाई के, डॉक्टर सरफराज अहमद, उनके साथ मिलकर हमने फ्रेंच सेंटर इस्टेब्लिश किया था, जो कि बच्चों की रहनुमाई के लिए बेसिकली था कि जो बच्चे वहाँ पर फ्रांस में जाएंगे वो यहाँ से लैंग्वेज स्किल्स लेके जाएं ताकि उनके लिए ईजी हो वहाँ पर। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के जो हमारे वाइस चांसलर थे उस वक्त के डॉक्टर अहमद खान, उनकी काविशों से एक सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था, यूएस सेंटर फॉर, जिसको हम कैस कहते हैं, एडवांस स्टडीज़ का। तो उसके अंदर हम 3 कोलीग गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का जो सिलेबस है उसके हवाले से हमने ट्रेनिंग ली,
और ये बात कहने में बड़ी फ़ख्र महसूस हो रही है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, हम लोग जो उसमें पायनियर थे इस प्रोग्राम के 2011 के अंदर, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद इस दौरान 2016 और 15 के अंदर बेस्ट जो साइंस फाउंडेशन का रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड है वो भी मुझे मिला। फिर 2017 का जो बेस्ट HEC का रिसर्चर होता है अंडर 40 इयर्स, तो उसका अवार्ड 2017 का मुझे HEC की तरफ से मिला था। बाद में उस फर्दर अपनी एजुकेशन स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए वन ऑफ द प्रेस्टीजियस का स्कॉलरशिप होता है जिसको हम मैरी क्यूरी उसका को फंडिंग थी, ए ग्रीन स्किल्स प्रोग्राम था, जिसके तहत हम दोबारा फ्रांस में गया था वहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए। तो लेटर ऑन वहाँ पर मैंने एज एसोसिएट प्रोफेसर इनिशियली ज्वाइन किया, और लास्ट ईयर उनकी आफ्टर PhD दे हैव one degree which we call it higher habilitation to director research HDR। वहाँ पर कोई भी अगर आपने डायरेक्टर लेवल की पोजीशन लेनी है या प्रोफेसर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको HDR करनी पड़ती है। जस्ट लाइक एयर पाकिस्तान में अगर आपने PhD सुपरवाइज करना है तो HEC की आप रिकग्निशन लेते हैं, तो वो मैंने वहाँ से की, और उसके बाद लास्ट ईयर प्रोफेसर प्रमोट हुआ। तो इस जो शोबा मेरा बेसिकली फूड साइंस है और ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है तालीम के शोबे में? अगर हम देखें, क्या यहाँ का जो तालीमी मयार है वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वहाँ से हम उसको एक मुकाबला तो नहीं उससे कर सकते, लेकिन जिस तरह आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, यहाँ के तलबा से भी आप मिलते हैं, क्या डिफरेंस फील करते हैं? अच्छा, बेसिकली ये होता है कि आप जब बात करते हैं मोस्टली एजुकेशन की, तो लिटरेसी रेट भी आता है हमारे मोस्टली। अगर आप इस वक्त फिगर्स लें तो काफ़ी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली कि वो स्कूल भी जा सकें। तो ये एक बेसिक फ़र्क है कि एक्सेस नहीं है एजुकेशन को, और लिटरेसी रेट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ तालीम महंगी भी बहुत है। महंगी का अलग इशू है कि आप प्राइवेट स्कूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आप देखें, और एजुकेशन सर्विस की बजाय अब वो एक बिजनेस बनता जा रहा है। ये एक अलमिया है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा जो फ़र्क है हायर एजुकेशन की, जब आप बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में वहाँ पर जो एक कल्चर है उसके अंदर रिसर्च कल्चर में वो प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर देयर, वो अपने प्रोजेक्ट अपने प्रॉब्लम लेकर यूनिवर्सिटी के पास आती हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है स्टूडेंट्स की, तो वो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट के तहत स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी इंटर्नशिप जिसको हम कहते हैं उसका मौका मिलता है इंडस्ट्री के अंदर, वो पेड होती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बेनिफिट भी होती है, ट्रेनिंग तो हो ही रही होती है, प्लस यूनिवर्सिटी का एक जो रिसर्च का कल्चर है वो डेवलप होता रहता है। ये एक मेन फर्क है बेसिक और हायर एजुकेशन लेवल पे रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, और लर्निंग बाय डूइंग। वहाँ पर थ्योरी कम होती है, और मसलन अभी जो हमारे स्टूडेंट्स इसी क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन इसमें अपनी जो उसके अंदर एक और ये भी है कि मैंने लास्ट ईयर 2022 में अपने एक प्रोजेक्ट हमें एलोकेट हुआ था कैंपस फ्रांस की तरफ से, जिसको हम पेरीडॉट कहते हैं, उसके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ ही। तो उसके अंदर हमारा विजिट हुआ था जिसमें हमारी टीम आई थी, जिसमें डेफिनेट फ्रांस लोग भी थे। तो वो कोलैबोरेशन जब हमने यूनिवर्सिटी के साथ आगे बढ़ाई तो उसके अंदर हमने एक MOU साइन किया। तो हर साल हम स्टूडेंट्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट 2 स्टूडेंट्स को एक्सचेंज के प्रोग्राम पे बुलाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और इसी तरह बाकी स्टूडेंट मतलब पहले साल 23 में 2 स्टूडेंट आए, 24 में वो 3 हो गए, और इस साल 7 स्टूडेंट आए हैं। तो अब ये बच्चे जिनको आपको इनकेस आपकी उनसे कोई इंटरेक्शन होती है तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर थ्योरी क्लासेस कम होती हैं, और ये वो भी प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल वर्क और उसके बाद यही चाहिए कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि आगे जाकर आपने जब अपने फ्यूचर में काम करना है तो आपके लिए सारा प्रैक्टिकल वर्क जरूरी है। फिर वहाँ पर आपको ग्रुप वर्क दिया जाता है, इसमें 2 और 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, उसको कहा जाएगा आपको ये टास्क का प्रोजेक्ट है, उस पर आप काम करें। उससे होता है ग्रुप वर्किंग और टीम वर्क का भी एक कल्चर जो डेवलप होता है। नहीं, लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में अपना जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मैंने भी हमारी भी अब ये ट्रेंड आ चुका है कि हम भी ग्रुप स्टडीज करते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, वो हमें होता है। इस तरह से तो काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान में जो मैं समझती हूँ वो हमारे मुल्क में ये है कि हमारे यहाँ यकसा
तालीमी निसाब मौजूद नहीं है। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। प्लस ये कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप बेहतर तौर पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक बच्चा ओ लेवल्स करता है, ओ लेवल ए लेवल करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाता है तो उसको वहां पर जो एंट्री टेस्ट देना पड़ता है वो FSC बेस्ड देना पड़ता है, ठीक है। फिर वो दोबारा FSC की तैयारी करे, तैयारी करने के बाद वो वहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और जब क्लास में बच्चे बैठे हुए होते हैं, टीचर क्लास में आता है, प्रोफेसर आता है, वो पूछता है आप क्या करते हैं, आपने क्या किया हुआ है? वो कहते हैं जी मैंने ओ लेवल किया हुआ है। ओ ग्रेट, आपने बहुत जबरदस्त पढ़ा हुआ है, आपने अच्छा FSC किया हुआ है आपने। तो ये क्या एक तजाद नहीं है हमारे मुल्क में? बिल्कुल ये तजाद भी है। और अगर फ्रांस के साथ कंपैरिजन करें तो उनका ये बेसिक एजुकेशन आप बात करते हैं, उनका सिलेबस सेम है, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो पब्लिक सेक्टर के कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी पे डेफिनेटली आप आगे फिर फील्ड स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं, उसके हिसाब से वो आपको लेके चलते हैं, लेकिन बेसिक जो एजुकेशन है वहाँ पर सिलेबस सेम है। फिर ये कल्चर भी नहीं है कि आप जो अभी पाकिस्तान में ब्रिटिश सिस्टम के बाद अमेरिकन सिस्टम भी है, तो ऐसी कोई वहाँ पर चीजें नहीं है। बेसिकली बात वहीं पर आ जाती है ना कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, तो प्राइवेट ज्यादा ग्रो कर रहा है यहाँ पर और ग्रूम कर रहा है, जबकि पब्लिक डेफिनेटली गवर्नमेंट अपना रोल किसी एंड पे प्ले कर रही है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। और ये भी एलिमेंट प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चों हमारे जो स्कूल गोइंग है वो कम है और लिटरेसी रेट हमारा कम है। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको स्टडी कर रही थी आपकी चीज़ों को, तो मुझे पॉइंट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि जो ज़रई फुजला होता है जी। उसको आप लोग कीमती मसनूआत में तब्दील करते हैं। ये इसका क्या प्रोसेस है, वो क्या मसनूआत होती हैं, उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, और क्या ये चीज़ पाकिस्तान में भी उसको कर सकते हैं हम, एप्लीकेबल है या नहीं है? जी बिल्कुल। इसमें जिस प्रोजेक्ट को मैं जिक्र कर रहा हूँ, कैंपस फ्रांस के जरिए हमने विन किया था 22 में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ हमने किया। वो प्रोजेक्ट इसी चीज़ पे था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जो चीज़ आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फूड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप गंदम की काश्त करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो स्ट्रा बाकी रह जाता है, या चावल की काश्त की है, जो स्ट्रा बाकी रह जाता है वो वैसे काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसको कोई इस्तेमाल नहीं है। हमने उसको, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल था, पाकिस्तान के ये 2 रॉ मटेरियल, वैसे कि वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट हम कहते हैं, फिर इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री वेस्ट, जिसमें मैंगो की जो पील है, जो छिलका है जी जी, वो, और दूसरा जो सिट्रस का पील है, ठीक है, सिट्रस का जो छिलका है, ये दोनों जो रॉ मटेरियल ये पाकिस्तानी थे। बाकी फ्रांस के ज़ाहिर हमारे अपने जो वहाँ पर मेनली एप्पल होता है उसका रॉ मटेरियल फूड इंडस्ट्री का, और वहाँ की जो व्हीट स्ट्रा है ये हमने इस्तेमाल किया उसको। अब उसको क्या इस्तेमाल था कि हमने उसको मुख्तलिफ फार्मूलेशन के जरिए, मुख्तलिफ फार्मूलेशन, क्योंकि इसमें बेसिकली जो होता है ना एलिमेंट इम्पोर्टेंट, वो होता है स्टार्च, ठीक है, इनका कंपोजिशन में। अब वो स्टार्च बेसिकली रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरिंग मटेरियल का। सही है। एक प्रोसेस हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, जिसको हम एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके जरिए पहले हम उस स्टार्च को एक मखसूस फार्मूलेशन डिजाइन करके उस स्टार्च को हम बनाते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में, ठीक है, दानेदार, और फिर दूसरी दफा फिर एक्सट्रूजन करते हैं तो वो एक फिल्म हम उसको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो फिल्म जो होती है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई करते हैं अंडर हीट और प्रेशर, ठीक है, जिसको हम थर्मोफार्मिंग कहते हैं। इन विच कैटेगरीज वी कैन यूज इट? क्या वो जो फिल्म होती है ना, फिल्म से हम आगे पैकेजिंग मटेरियल डिजाइन करते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने योगर्ट पॉट डिजाइन किया था। अब ये है कि उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने फूड में से प्लास्टिक को खत्म करना है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली अब पाकिस्तान में भी कुछ अर्से में चाहे ट्रेंड आ जाए कि बायो बेस्ड पैकेजिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल जो आपका है उसको आप यूज कर रहे हैं, और जो कि अदरवाइज वेस्ट है आपका उसको आप इस्तेमाल में ला के, और ऐसे मटेरियल उसमें पैकेजिंग भी हो सकती है, एक फिल्म भी हो सकती है, आप पैकेजिंग ट्रे फूड के लिए, क्योंकि हम मेरा बेसिकली फूड का है तो हम फूड पैकेजिंग पे उस पे करते हैं। इसके अलावा भी मसला हमारी जो लेबोरेटरी है वहाँ पर वो नॉन फूड एप्लीकेशंस भी कर रही है। नॉन फूड एप्लीकेशन में अब क्या है, मसलन बिल्डिंग अगर आप के अंदर वहाँ पर, क्योंकि काफी ट्रेंड है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपकी छत है इसमें बेसिकली ये जो प्लग लगते हैं इसके अंदर, वो भी उसमें डिजाइन किए जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा जो नॉन फूड और फूड दोनों एप्लीकेशन उसकी हैं। तो इस तरह के मटेरियल उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने वो योगर्ट पॉट डिजाइन किए थे, बल्कि उसी के अंदर 2 स्टूडेंट PhD स्टूडेंट
उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पर फ्रांस जाने की, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे लेबॉर्ट्री में रिसर्च किया, उस प्रोजेक्ट पे काम किया। प्लस हमारे एक कोलीग हैं फैसलाबाद से, डॉक्टर राना आदिल, उनको भी मौका मिला वहाँ पर जाने का और ट्रेनिंग लेने का। लाइकवाइज हमारा जो विजिट जो मैंने पहले उसको जिक्र किया है वो भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर था। तो ये मेन प्रोजेक्ट का थीम था, यानी करीबी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आ जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि हमने जहाँ पर क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेसिकली थीम इसलिए किया हुआ था, यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने लैब स्केल पे भी वहाँ पर जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके कोलीग्स ने लैब स्केल पे भी वो डेवलप किया हुआ है, और दे कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। अच्छा, अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें पाकिस्तान में, तो दो बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम हमारे सामने आते हैं। तो ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अपनी तालीम हासिल की है, दूसरा बारानी यूनिवर्सिटी है। उसके आप क्या समझ रहे हैं कि ज़राअत से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा तादाद में तकरीबन इसकी और बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क का एक ऐसा शोबा है कि एक बड़ा रकबा है जिस पर काश्तकारी की जाती है, और हमारा जो किसान है उसको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको जिद्दत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपनी फसलों को बेहतर बना सकें, यहाँ की क्रॉप्स अच्छी ग्रो कर सकें, बेहतरीन सरमाया हमारे मुल्क में आ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उसमें मेरी जो अपनी राय है, बाकी जाहिर है पॉलिसी जो पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। बीइंग एक एक्सटर्नल फूड एक्सपर्ट, बेहतर तो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, पहली बात उनको स्ट्रेंथन इन रिसर्च वाइज उनको फाइनेंस किया जाए, उनको फंडिंग दी जाए रिसर्च के हवाले से, ताकि वो बेहतर रिसर्च करें। उनके साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री हमारी वो कोलैबोरेट करे, उनको फंड करे, ताकि वो कोई बेहतर उनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाए अपने, ताकि स्टूडेंट्स जो उन पे वर्क करें और उनको उसकी कोई सोल्यूशन दे सकें। सर स्टूडेंट्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। दूसरी बात, जो हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है किसानों की अवेयरनेस के लिए, प्रॉब्लली वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसको मजीद जो है कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से उसकी हो सकती है कि पॉलिसीज के बुनियाद पे, और उनको भी इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है ना, आप उसको कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर उन लोगों को भी जो काम कर रहे हैं फील्ड में उनको फैसिलिटेट किया जाए तो डेफिनेटली किसान को वो बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारा जो किसान है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें और यहाँ के किसान की बात करें, तो वो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उसके पास बस एक्सपीरियंस है कि उसने काम कैसे करना है, कैसे उसने ग्रो करना है। और अगर उनको हम मजीद इसमें एक्सपर्टीज दी जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए, तो यकीनन आगे चलकर बेहतर मौके उनको मिल सकते हैं। बिल्कुल, उसमें खास तौर पर अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस वक्त स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं कि आप कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो आप करते हैं, आईटी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। और ना सिर्फ वो ये कि एग्रीकल्चर स्किल्स को इम्प्रूव करती है, बल्कि वो टाइम सेविंग भी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के थ्रू किसानों तक पहुँचानी चाहिए, और ताकि वो इफेक्टिवली जो भी ग्रो कर रहे हैं उससे को प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाएं और उसको इफेक्टिवली ग्रो भी कर सकें बड़े पैमाने पे। और वैसे हमारा अगर देखा जाए तो हमारे फार्मर्स की लैंड होल्डिंग स्मॉल है, स्मॉल लैंडिंग होल्डिंग्स, तो जब वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे स्मॉल लैंड होल्डर्स, प्रॉब्ली उनके प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगी। और जिस तरह से आपने टाइम सेविंग की बात की है, अगर हम एग्रीकल्चर मशीनरी की बात करें, तो अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर मशीनरी भी बहुत हाई फाई लेवल की होती है, और जिससे काम घंटों का काम मिनटों सेकेंडों में हो जाता है, जबकि हमारे मुल्क में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर हम देखें, हमारे यहाँ उस तरह के ट्रैक्टर्स नहीं है, उस तरह की हैवी मशीनरी नहीं है जो घंटों को काम मिनटों में कर सके। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि हमारे मुल्क में भी इस हवाले से बेहतरी लाई जा सके? उसमें मेनली तो यही है ना कि मैंने पहले बात की पॉलिसी मेकर्स की इनपुट और उनकी फंडिंग, अगर तो वो इसमें ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट करें इस हवाले से, तो बजट इस पे रखना पड़ेगा, इस पर मेनली वही है। तो अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करें तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो आ सकती है, और इसमें कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है इसके अलावा कि विलिंग भी है, किसान भी विलिंग है, आपको एक्सपेरिमेंटल फार्म्स भी मिल जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ना हो लेकिन छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप ये कर सकते हैं इनिशियली, और इन केस के वो सक्सेसफुल रिजल्ट होते हैं तो उसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बेसिक तो वही है ना कि आप की अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करने की ठान लें एक दफ़ा तो डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और ये नहीं कि यहाँ पर एक्सपर्टीज नहीं, एक्सपर्टीज है,
बस ये है कि उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटी इस वाले से कर दिया जाए तो हमारे लोग माशाल्लाह बहुत हाईली स्किल्ड हैं और काफ़ी लोग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं और स्किल्स तो हैं उनके जो कि ट्रांसलेट करते हैं थ्रू स्टूडेंट्स। तो और इवन अब रिसेंट एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ, जो अभी हमारा चूज फ्रांस की 4th एडिशन है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, फर्स्ट में भी आया था, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी बढ़े, प्लस जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, क्वालिटी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी जहाँ पर आई हुई थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, जिस भी फील्ड से आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर्स, इवन देन फ्रेंच स्टूडेंट्स, तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पोटेंशियल तो है, मोटिवेशन भी है उनके अंदर, बस उनको थोड़ा बहुत इस हवाले से फैसिलिटेट किया जाए तो दे कैन डू वंडर्स। जी नाज़रीन, हमारी डॉक्टर आमिर शहजाद साहब से गुफ्तगू चल रही है और जिस तरह से ये हमें बता रहे हैं हमारे मुल्क में काफ़ी स्कोप है। असल चीज़ ये है कि टैलेंट को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं, तब जाकर हम अपने मुल्क की ज़राअत को, इसकी काश्तकार को बेहतर तौर पर फैसिलिटेट कर सकते हैं और अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और बढ़ते हैं डॉक्टर शहजाद की तरफ और इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये अपनी कीमती राय से हमें कैसे मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम ब्रेक से पहले जाने से बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में ज़राअत से रिलेटेड ये जो शोबा है तदरीस का, इसमें इट मीन्स हमारे जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? जैसे अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे आजकल का दौर आईटी का दौर है, मोस्टली स्टूडेंट्स आईटी की तरफ जाते हैं, आईटी की फील्ड को चूज कर रहे हैं, तो आपके नजदीक ये भी ऐसा शोबा है कि अगर हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसमें देखें तो आपको कैसे नजर आ रहा है? बेहतर नजर आ रहा है, मतलब एक जो रुझान है लोगों तलबा का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस तरफ? इसमें मैं करंट एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ कि हमारे इवेंट बेसिकली प्लान थे 3 सिटीज में, कराची और लाहौर और इस्लामाबाद। अनफॉर्चुनेटली लाहौर का इवेंट नहीं हो सका था, लेकिन कराची और लाहौर इस्लामाबाद का हुआ है। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट की बात है, और क्योंकि जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज थी उनको आईटी आपकी बात जैसे है कि बिजनेस रिलेटेड थी, सोशल साइंसेस की थी, और हम एग्रीकल्चर से वायद इदारे थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने फ्रांस की जो एजुकेशन से एग्रीकल्चर साइड पे है। तो स्टूडेंट्स को खुशी भी हुई है जो वहाँ पर आए। मैं कराची की मैं बात करता हूँ तो वो हैरान भी हुए कि जी एग्रीकल्चर भी वहाँ पर इस तरह इस लेवल पे, और वहाँ पर आपने फ्रांस के जो चूज फ्रांस में शामिल किया, इंटीग्रेट किया। तो बल्कि जब बात करते हैं इस्लामाबाद की, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे, ठीक है, क्वालिटी की बात करते हैं वो कुछ बेहतर थी, और इवन कराची की निस्बत, इवन इस्लामाबाद में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस्लामाबाद के अंदर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई इदारा नहीं है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है सिवाय एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। तो आई वाज सरप्राइज कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी था और स्टूडेंट्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे, बल्कि बाकी मेरे जो कलीग दूसरी यूनिवर्सिटी उनसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली है और गाइडेंस लिया। इवन अगर आप बात करते हैं, जिस तरह मैंने शेयर की पहले MOU की, इस तरह की फैसिलिटीज हैं, स्कॉलरशिप की भी ऑप्शंस थी हमारे यूनिवर्सिटी की, तो उसके हवाले से भी जो हमारे स्टूडेंट ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होते हैं, तो उस हवाले से भी वो काफी ज्यादा मुतमईन नजर आए और हैरान भी हुए कि ये एक इदारा एग्रीकल्चर में भी ये आप एजुकेशन दे रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका क्वेश्चंस डिफरेंट होते थे ज़राअत के हवाले से, और जो कि मैंने अपनी तौर पे कोशिश की उनको सेटिस्फाई करने की। तो लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इन एडिशन टू IT, बिजनेस, एग्रीकल्चर भी आपके पास मौजूद है और इसके अंदर भी आप एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन तलबा की भी तादाद इसमें शामिल है या सिर्फ मेल ही हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? इसमें ऑलमोस्ट 50-50% 50-50% मेल फीमेल दोनों थे। दोनों का फीमेल ज्यादा थी जो फूड और न्यूट्रिशन के शोबों में से, एनवायरमेंटल साइंसेज की, मेल के भी कुछ फूड के लोग थे, कुछ एनवायरमेंटल साइंसेज के, तो ऑलमोस्ट 50-50% लोग थे। ठीक है, ग़िज़ाइयत के शोबे के हवाले से बताएं। जिस तरह से आप कह रहे हैं आप ग़िज़ाइयत के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इसमें आप इसको क्लैरिफाई करें कि आप इसमें क्या क्या ऐसी इसकी ब्रांचेज हैं जिसको आप हाईलाइट करते हैं? इसमें जो पर्टिकुलर मैं जैसे पहले आपको जिक्र किया कि फूड पैकेजिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे मटेरियल से जो आप वैसे इस्तेमाल नहीं कर पाते उसको ज़ाया कर देते हैं, फूड वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं और पैकेजिंग मटेरियल ज़ाया करें। एक तो ये, फिर इसकी सेफ्टी के हवाले से भी काम हो सकता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, किस तरह माइक्रोब्स को जो इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसा फर्मेंटेशन एक अमल है जिसके अंदर आप
उसको बेसिकली जो आपका स्टार्च होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, जिससे आप कई प्रोडक्ट, जिसमें आपका पनीर है, आपकी योगर्ट है, आपकी ब्रेड है, कई प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। ये एक शोबा है। फिर फूड प्रोसेसिंग का मेनली, और इसका काफी ज्यादा पाकिस्तान में यूज भी है। इन दफा हम नंबर ऑफ आप फूड देख रहे हैं, हम प्रिजर्व कर सकते हैं, नॉट ओनली फूड में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मैं इस पॉइंट को, ये जो प्रोसेस्ड फूड की बात आप कर रहे हैं और इसको प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए किस हद तक फायदेमंद है? क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक नो डाउट उस पर एक्सपायरी डेट तो लिखी हुई होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जिस तरह से आप तो स्पेसिफिकली पैकेजिंग पर भी काम कर रहे हैं कि ऐसी पैकेजिंग हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अमूमन टिन्स में पैकेजिंग हुई होती है, तो ऐसा प्रोसेस्ड फूड बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है अगर हम उसको एज कम्पेयर विद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर हम उनका इस्तेमाल करें, केन्स में रखे हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज करें, तो वो हार्मफुल तो नहीं होगा हमारी सेहत के लिए? बेसिकली आप जब फ्रेश फूड की बात करते हैं तो फ्रेश करने में बदल तो कोई भी नहीं है, ठीक है। प्रोसेस फूड इसका ज्यादातर ये होता है कि फूड जब आप जाया होने से बचाने के लिए, हम उसके हक में कि जाया होने से बचाने के बजाय आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, उसको प्रिजर्व कर लें, ठीक है। वैसे प्रिजर्वेशन ये जो की जाती है, इसके अंदर वो सेहत के मेयार का ख्याल रखा जाता है, और बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके तहत है, जो सिस्टम क्वालिटी के सिस्टम है, HACCP है, उसको फॉलो किया जाता है। तो मोस्टली ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फूड तैयार कर रही है कि उससे इंसानी सेहत पे कोई उसका मुज़र इफेक्ट ना हो। फिर मैं इसको आपकी एक मिसाल देता हूँ। हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी, ये ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन का एक प्रोजेक्ट था क्वेटा के अंदर, तो वहां पर फ्रूट्स को प्रिजर्व करने की ट्रेनिंग करवाई थी। हमारी टीम गिलगित भी गई थी कि वहाँ पर जो खुबानी है उसको, वैसे तो आप देखें कुछ टाइम के बाद वो उसको प्रॉपर वो स्टोर नहीं करते, गिरी होती है जमीन पे और उसको ज़ाया हो जाती है। तो उसको ड्राई फार्म में भी करते हैं, ड्राई फार्म में करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाते। तो इसलिए उसको मैंने उनको लोगों को ट्रेनिंग दी थी कि उसको कश्मीर में भी कि आप किस तरह उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, अचार की सूरत में या जैम की सूरत में, या कई और प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हैं, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है प्रोसेसिंग का फूड का। जहाँ तक ग़िज़ाइयत की बात है, तो प्रोसेसिंग में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि आप उनकी जो सिक्योरिटी हम उसको कहते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों पॉइंट से आप उसका ख्याल रखें कि आप उसकी जो वाइटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो उसमें प्रिजर्व रहें ताकि वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो लॉस ना हो जाए। अच्छा, अगर हम बात करें अपने बचपन के हवाले से, हमारे बचपन में प्रोसेस्ड फूड उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं किया करते थे। जो हमारा बचपन गुजरा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे गुजरा है, और हम इस तरह हम जंक फूड भी इतना ज्यादा हमारा इंटेक नहीं था उसका इतना। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो जंक फूड के बगैर रहती नहीं है, और जंक फूड आपको प्रिजर्व फॉर्म में भी मिलता है। आप बाजार जाएं, आप फ्रोजन आइटम्स खरीदें, घर लाएं, फ्राई करें और उसको आप खा लें। तो लेकिन इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रिसर्च कह रही है कि इससे कैंसर का खदशा बहुत ज्यादा होता है। इसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए होते हैं कि जो इंसानी सेहत को जो ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्लस कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे बल्कि अब बड़े भी जंक फूड में बहुत ज्यादा हमें इन्वॉल्व नजर आते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमें आगाही फराहम करें। इसमें बेसिकली ये होता है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर। हमारा अगर देखें लाइफस्टाइल जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो स्लो हो गया, बहुत ज्यादा आराम पसंद बहुत ज्यादा हो गया, कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बिल्कुल, बच्चे भी आप देख लें कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन हो गया, ग्राउंड नहीं है, कितने पार्क हमारे पास, कितने ग्राउंड हैं, तो वो खत्म होते जा रहे हैं। उसकी जगह यही फास्ट फूड ले रही हैं, और या फिर वो कमर्शियल प्लाजे ले रहे हैं। तो पहले तो ये बात है, अब तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी उतरनी, आप एलिवेटर से जाएं, लिफ्ट से जाएं, लिफ्ट से आए, ऊपर नीचे कर लें। तो इसके अंदर हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आप सेहत के असूलों को सामने रखते हैं, उसके प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी सेफ्टी को मद्देनजर रखना चाहिए। हाईली प्रोसेस्ड फूड के में आके में नहीं हो डेफिनेटली, क्योंकि वो आपने जो प्रॉब्लम बताया है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ओबेसिटी भी पाकिस्तान उसमें बढ़ रहा है, जो हार्ट डिजीज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है, दूसरा बंदा डायबिटीज का शिकार है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? ये उसी वजह से। फिर ये शुगरी ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स पे,
और हम साल्ट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फूड्स के अंदर, ठीक है। और इनमें तो बेपनाह सॉल्ट होता है, जो प्रिजर्व्ड आइटम्स होते हैं इस तरह के जंक फूड पे इंतहा सॉल्ट होता है इसके अंदर, और शुगर भी होती है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं कि आप ये 3 जो वाइट फूड के अज्जा हैं उसमें शुगर भी आपकी और साल्ट भी उसी के अंदर, भी है, फ्लोर उसके अंदर, रिफाइंड फ्लोर खास तौर पे, तो ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और उसकी जगह अल्टरनेटिव मौजूद है आपके पास, अल्टरनेटिव आप उसको इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन्स लें डेफिनेटली, और आप उसको प्रेफर करें। बच्चों इस पे अच्छा इंडिविजुअल और कम्युनिटी एफर्ट्स होने चाहिए दोनों। इंडिविजुअल एफर्ट्स आप अपने तौर पे कर सकते हैं कि आप एक एक्सरसाइज का एक हैबिट होनी चाहिए आपके पास, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप अवॉइड करें, एक्टिविटीज आपकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हर वक्त आप फ्री टाइम आप मोबाइल या अदर नेटवर्क यूज करते रहें। और ये चीज आपके नॉट ओनली आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होती है। और उसके साथ साथ खाना तो बिल्कुल चाहे आपको प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो लिविंग स्टाइल है, और लिविंग स्टाइल के अंदर आपका एक और चीज भी आती है जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप। बिल्कुल आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको पुरसुकून नींद चाहिए। और पुरसुकून नींद के लिए आपको ये है कि आप टाइम पे सोएंगे तो टाइम से उठेंगे तो आपको पुरसुकून नींद, टाइम ड्यूरेशन होते हैं ना, कि ये नहीं कि आप लेट नाइट सो के कहने कि मैंने 7 घंटे पूरे कर लिए और सुबह लेट उठ रहे हैं। एक टाइम पीरियड होता है कि मसलन इशा के बाद जो हमारा सुन्नत भी है और सुबह फजर की नमाज के साथ आप उठें, तो वो एक पर्टिकुलर आपका कंफर्ट जोन होता है, और स्लीप टाइम बेस्ट स्लीप टाइम होता है। ये भी लिंक्ड है आपके साथ। फिर कम्युनिटी एफर्ट्स होती हैं उसके अंदर। कम्युनिटी की आप देखें कि मुख्तलिफ सोसाइटीज, अगर फर्ज करें यहाँ पर हम बात करते हैं सोसाइटीज हैं, तो उनका वहाँ पर उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, पार्क वगैरह की, खेलने की बच्चों की, या जहाँ पर एक मोहल्ला है वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, उसको कोई और एक्टिविटी के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। अब हमारे जो ग्राउंड्स हैं या पार्क है उनमें वो शादी हाल वाले टेंट लगे होते हैं, तो मार्किंग लगी होती है, तो ये चीज तो नहीं हो रही, तो उसके बच्चे वहाँ पर क्या खेलेंगे। और दूसरा फिर पेरेंट्स का भी रोल होता है कम्युनिटी में, वो भी स्कूल का बड़ा रोल होता है। स्कूल में आप देखें हमारे दौर में ये होता था, एक्टिविटीज हमारे दौर में बहुत ज्यादा होती थी, गेम्स को बड़ा, और बाकायदा एक हमारी क्लास होती थी, एक टीचर होते थे जिसको हम पीटी कहते थे अपनी ज़बान, फिजिकल टीचर, तो वो बाकायदा उसकी क्लास लेते थे डेली बेसिस पे, और वो एक्टिविटीज करवाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब वो नहीं एग्जिस्ट करता स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल आप देखें छोटी सी बिल्डिंग में बना देते हैं, ग्राउंड कहाँ है उनसे पूछे ना, ग्राउंड ग्राउंड नहीं होते, और ना ही वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स। एक दिन हुआ जी, एक दिन करवा के वो सालाना एक हो जाता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो जाता है, उसमें आपको काफी होता है। ग्राउंड्स हमारे यहाँ पर ये बहुत से एलिमेंट हैं, अलाइड जो चीजें हैं, ठीक है, फूड का मेजर रोल है, एग्री विद दैट, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उन पे भी हमें गौर करना चाहिए। अच्छा, स्टीविया को किस नजर से देखते हैं आप? स्टीविया शुगर का अल्टरनेट हो सकता है? पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ रहा है कि जी शुगर नहीं लेने तो चलो स्टीविया एक हर्ब से लिया जा रहा है, एक प्लांट से बनाया जा रहा है, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है? उसको आप यूज कर सकते हैं? शुगर के अल्टरनेट कोई भी हो सकते हैं, जाहिर है इसकी अभी तो इस पे रिसर्च चाहिए कि क्या कितना वो फायदेमंद है और कितना नहीं है। वो प्रॉब्ली इसके साइड इफेक्ट्स हों जो बाद में पता चले, इसलिए बेहतर तो यह है कि आप शुगर यूज ही ना करें, तो वो सब प्रॉब्लम से आप उसको फेस नहीं करेंगे। तो ऐसा सब बंदे की हैबिट हो जाती है, शुगर इस्तेमाल ही ना करें। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये जो हमारे शुगर कल्टीवेट करने वाले हैं या शुगर प्रोसेस करने उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी सेहत उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बेफिक्र है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए, खूब कमा रहे बैठे शुगर मिल्स वाले, आप तो फ्रांस में बैठे हुए, यहाँ क्या क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम आपकी सेहत के लिए तो बेहतर हो जाएगा। जी जी। अच्छा चलिए, आप हम बढ़ते हैं आपके साइंस मक़ूलात की तरफ। आपने तकरीबन 80 से ज़ायद साइंसी मक़ूलात जो लिखे हैं, तहरीर किए हैं, उसके बारे में बताएं कि क्या वो हमें पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं या नहीं, और उसके अंदर क्या है हमारे नाज़रीन को बताएं। उसमें अच्छा देखिए, मेनली तो मेरा क्योंकि सारा कैरियर यहाँ पर रहा है, मैंने यहाँ पर जॉब की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर, तो मोस्टली काम यहाँ पर हुआ है, एक्सेप्ट माई PhD जो कि फ्रांस में थी, तो उसमें ज़ाहिर उसका मेजर हो गया फ्रांस में गए हुए 2017 में मैं गया था, 8 साल तकरीबन हो गए, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर PhD और मास्टर उधर की थी, 4 साल भी किया था, दरमियान में एक 7 साल का पीरियड था, वो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुजारा है। तो उस टाइम के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन हुई है ये सारा लिखने में, ये आपने लिखा है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जब रिसर्च प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, और वो बड़ा एक बूम पीरियड था जब हम TTS पे, टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे ज्वाइन किया था, उसमें फंडिंग भी बहुत थी HEC के पास, पंजाब हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो इस्लामाबाद है, तो वो फंड करते भी थे, पार्क प्रोजेक्ट था, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, तो फंडिंग थी,
हमारा कैश का प्रोजेक्ट भी थे, तो उस वजह से काम हो रहा था और कंट्रीब्यूट भी। और इसमें ज़ाहिर है आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च का रिजल्ट, क्योंकि वो आप सुपरवाइज कर रहे होते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं, मास्टर के भी, तो उनकी कंट्रीब्यूशन से आप रिसर्च पेपर शाया कर लेते हैं। और जहां तक अवेलेबिलिटी है, डेफिनेटली वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी पोर्टल पे, साइंटिफिक साइंस डायरेक्ट पे या कोई भी साइंटिफिक पोर्टल खोल के देखें, आप इवन गूगल स्कॉलर पे आप किसी बंदे का भी, तो बहुत आसान है, आप बंदे का नाम टाइप करें और सारी उसकी पब्लिकेशन निकल आती है वहाँ पर, तो इजीली एक्सेसिबल है। और आजकल तो ओपन एक्सेस को प्रमोट किया जा रहा है कि वो एक्सेस हो, एवरीबॉडी शुड हैव दोज पेपर्स। और हमारे जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी वो भी है कि हमारी जितनी रिसर्च है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अवेलेबल हो, ओपन एक्सेस हो। तो मेरे सारे मुकालाजात जितने हैं, चाहे बुक चैप्टर है, वो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने 3 मिलियन यूरो मालियत के बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ाती मंसूबों की भी क़यादत की है, उसकी कुछ डिटेल हमें बताएं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि गेन का एक प्रोजेक्ट था जिसमें ये टीम वर्क होता था। कुछ प्रोजेक्ट थे जिनमें डायरेक्ट एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर काम किए, जो HEC की मैंने जिक्र किया है। कुछ में एज टीम मेंबर लाइक पार प्रोजेक्ट था। तो और फिर बाकी प्रोजेक्ट जो फ्रांस के अंदर है, एक मैंने पहले जिक्र किया है, पेरिडॉट एक प्रोग्राम है फ्रांस, कैंपस फ्रांस का, उसके अंदर फिर वहाँ पर यूरोपियन यूनियन और नॉर्मंडी रीजन, जो ये यूनिवर्सिटी है वो नॉर्मंडी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, हमारी लासाल इंस्टीट्यूट है, तो नॉर्मंडी रीजन प्लस यूरोपियन यूनियन की एक जॉइंट फंडिंग थी, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट था, वो भी फूड पैकेजिंग पे था उसके अंदर। तो ये कंबाइंड ओवरऑल जितने टोटल अमाउंट है वो इतने मिलियन यूरो का थी, जिसके हम प्रोजेक्ट मुख्तलिफ किए हैं। डेफिनेटली उसमें प्रोजेक्ट्स में फिर आपको रिसर्च के अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स को आप रिसर्च करवाते हैं, स्टूडेंट्स की डिग्रीज उसमें होती है, मास्टर या PhD अकॉर्डिंगली। तो एक तरह से स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग आप ट्रांसलेट कर लेते हैं नॉलेज टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, जिस तरह से आपने तदरीस के शोबे में भी, तहकीक के शोबे में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और आप यकीनन एक रोल मॉडल हैं हमारे जितने भी पाकिस्तानी तलबा तालिबात हैं उनके लिए, जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो तदरीस और तहकीक के शोबे में खुद को आगे लेकर बढ़ें, और उनको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, उनको किन पैरामीटर्स को लेकर साथ चलना चाहिए कि वो एक कामयाब पाकिस्तानी शहरी इस तरह से बन सके कि वो आगे चलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर सके? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि विलिंगनेस, और वो है हमारे स्टूडेंट्स में, दिल से काम करना। हमारे बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पोटेंशियल भी है। इस तरह मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल भी दिया एक यूनिवर्सिटी की, तो वो बड़े खुश हैं हमारे स्टूडेंट्स। फ्रांस हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काम करने की एक मोटिवेशन होती है, वो काम करते भी हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और यही चीज़ें वो बस कंटिन्यू रखें। एक ये चीज़ हुई। दूसरा ये है कि अपना नॉलेज अपडेट रखें, ये मसलन जो नई चेंजेस आ रही हैं, खासतौर पे जो IT की एप्लीकेशन, हर फील्ड में IT की एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, तो अपनी फील्ड को वो वक्त के साथ करते रहें और फ्रेश करते रहें अपनी मेमोरी को। बिल्कुल, और कोशिश करें जो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें पॉलिसी चेंज हो रही है, फर्ज करें US में ट्रम्प के आने से, उससे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, UK ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स की जो इमिग्रेशन के हवाले से है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट की फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें आल दो अपनी जगह पे हैं, और स्टूडेंट्स को एक तरह से होता है कि डिस्करेज हो रहे होते कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा ये, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खासतौर पर अगर आप यूरोप पे देखें, इरास्मस मुंडस का एक प्रोग्राम है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन अनाउंस करती है हर साल, इसमें मसला भी ओपन है। तो फॉर्चुनेटली आप देखें, इससे आप अंदाजा लगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन। मुसलसल 4 साल से पाकिस्तान इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप पाकिस्तानी ले रहे हैं गुज़श्ता 4 साल से, मोर देन इंडिया, मोर देन चाइना। तो उससे आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की क्वालिटी और उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका पोटेंशियल टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसी चीजें मौके मिलने चाहिए। अच्छा, वो दूसरा ये है कि उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी आप, मैं फ्रांस की जिक्र करूंगा, फ्रांस के 160 डिफरेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के हवाले से, ठीक है। मेनली साइड में करूँगा एम्बेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, 3-4 स्कॉलरशिप वो देते हैं। मसलन वो एक प्रोग्राम देते हैं एक्सीलेंस, फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, क्लाइमेट चेंज का होता है, उसमें एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ईफल स्कॉलरशिप आजकल ओपन है उनका। ईफल स्कॉलरशिप में
PhD भी कर सकते हैं, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। एक मोपगा मेक आवर प्लैनेट अगेन, ये पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप है। तो यानी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये है कि अब उसमें समझें किस तरह वो ढूंढी जाए, किस तरह लोगों को पता चलेगा। मेनली ये कैंपस फ्रांस, क्योंकि कैंपस फ्रांस इज पब्लिक बॉडी है जो कि फ्रेंच यूनिवर्सिटी के साथ काम करती है। वो अपनी वेबसाइट पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको बताते रहते हैं और उनमें स्कॉलरशिप भी होते हैं। आप उनको कंसल्ट करते रहें तो वो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। यानी उनको करना चाहिए, बाहर की एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, वहाँ से सीखनी चाहिए नई टेक्निक, फिर वापस आके पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह मैंने भी यही किया, मैंने पाकिस्तान को आके वापस कंट्रीब्यूट किया है IGC रिक्वायरमेंट, जो पढ़ा वो डिलीवर किया है और उसको और अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नहीं कि फ्रांस जाने से दोबारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। अभी देखिए मैं जो MOU साइन किया है, अभी यहाँ पर विजिट किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो ये भी आपकी कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पॉसिबल है। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जस्ट उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। प्लस ये कि फ्रांस की अगर हम बात करें, वहाँ पे जॉब्स का क्या स्कोप है? जैसे हमारे स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाकर पढ़ाई करने के बाद अगर वहाँ पर वहीं पर सेटल्ड होना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए मौके इजीली अवेलेबल हैं? टू बी ऑनेस्ट, इसमें वैसे अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का जिक्र करूं तो सबसे पहली चीज़ होती है जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए किसी प्रोग्राम के अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट क्वेश्चन भी आया स्टूडेंट्स का कि लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये फ्रांस है। हमारी मतलब इंग्लिश प्रोग्राम है, उसमें हम यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमें दे दें, तो दैट्स एनफ। क्योंकि हमारे इंग्लिश में प्रोग्राम है, वी नो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इंग्लिश की जो मयार है वो बेहतर है। बाकी जहाँ तक बात है जॉब्स के वाले से, इन जनरल मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, 84 to 100% है एम्प्लॉयमेंट रेशो, ठीक है, आफ्टर डिग्री। वाई 84? जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर डिफेंस पे आते हैं हमारे पास, तो ही या शी इज ऑन जॉब, ठीक है, 84%। रिमेनिंग 60% विद इन 6 मंथ वो उनको जॉब भी मिल जाती है। अब उसके लिए जरूरत क्या है, और ये आपका, इसको मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, इसके ये एडवांटेज है। मिसाल आप जहाँ पर बच्चे आते हैं, UF के साथ हमने जो प्रोजेक्ट साइन किया है मौजूद, उसमें हमने ये कंडीशन रखी है क्योंकि उनके पास फ्रेंच सेंटर भी है कि वो बच्चे जहाँ आते हैं ना, आप फ्रांस में आ रहे हैं तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंडेशन है यहाँ से A1 लेवल करके जाएं। वहाँ पर हम फ्री उनको लैंग्वेज क्लासेस देते हैं, मेहनत करें 1 साल के अंदर, क्योंकि 1 साल की क्लासेस है, नेक्स्ट आपने इंटर्नशिप करनी है और इंटर्नशिप वहाँ पर पेड होती है, सबसे बड़ी बात। तो लेकिन वो इंटर्नशिप ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। अब उन्हीं स्टूडेंट्स की मैं जिक्र करूंगा, उसमें हमारे जो लास्ट ईयर आए हैं उनमें से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ढूंढने में प्रॉब्लम हुई है फ्रेंच की वजह से, कि फ्रेंच लैंग्वेज उनको नहीं आती, क्योंकि आपने डील तो फ्रेंच लोगों के साथ करना है, इंडस्ट्री फ्रेंच है। आगे अगर किसी एग्रीकल्चर फार्म पे जाना, काम करना, तो वो भी फ्रेंच लोग हैं, तो आपको फ्रेंच नहीं आएगी। सोशल इंटीग्रेशन आपकी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जॉब करने को मौके, जब तक आप सोशली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो सबसे अच्छा जरिया उसका ज़बान है। आप ज़बान नहीं सीखेंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल। हाँ, अगर आपको ज़बान आती है और वहाँ पर यहाँ से इतनी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप A1 लेवल यहाँ से करके जाएं, और वहाँ पर आपको हम विजिटेट करते हैं, हर यूनिवर्सिटी करती है, आप A2 और B1 लेवल करें, उसके बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी। क्यों जाता है? क्योंकि आपके पास डबल कॉम्पिटेंसी है, आपके पास इंग्लिश की है, आपके पास फ्रेंच की है, आपके पास इंटरनेशनल प्रोफाइल है, आपके पाकिस्तान में भी आपने पढ़ा है, काम किया है और वहाँ पर भी आप कर रहे हैं, तो ये आपको एक एडवांटेज है। लैंग्वेज भी आपको आती है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको वहाँ पर जॉब सिक्योर करने का। हाँ, इन केस आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप भूल जाएं कि आपको वहाँ पर जॉब ऑफर होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है अब, और आपके यहाँ पर तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले, प्रोग्राम क्लोज करने से पहले, छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को दें जो आप समझते हैं कि उनके हक में बेहतरीन साबित हो। उसमें सिर्फ एक मैसेज है कि आप पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कैलिबर के स्टूडेंट हैं और क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। जस्ट इसको कंटिन्यू रखें और एक्सप्लोर करें कि वर्ल्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली इन यूरोप और फ्रांस में मौजूद हैं, और इसके लिए आपको फैसिलिटेट करने के लिए कैंपस फ्रांस मौजूद है, यहाँ पर एम्बेसी ऑफ फ्रांस में मौजूद है। उनके साथ आप लिंक में रहें और डेफिनेटली आप यू विल बी एबल टू गो थ्रू, और आप फॉरेन फंडिंग पे, स्कॉलरशिप पे बाहर जाकर अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सकें। कोई भी शोबा आपको, इससे इट डजंट मैटर, बिकॉज देयर इज रूम एट एवरी टाइम, ट्राई टू बी ऑन टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमने डॉक्टर आमिर शहजाद साहब से गुफ्तगू की, और जैसा कि इनकी गुफ्तगू से हमें पता चला कि फ़्रांस और पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन बेपनाह स्कोप मौजूद है।
तालीमी शोबाजात के हवाले से, स्पेशली अगर हम ज़राअत की बात करें जिसकी हमारे मुल्क में अशद ज़रूरत है कि इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, तो यकीनन वो वक्त दूर नहीं है कि अगर जैसे हम डॉक्टर साहब की बात पर अगर तमाम जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें और अपने आप को बहुत पैशनेट बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो, असल चीज़ ये है कि आपको उसमें पैशनेट होना पड़ता है। हम ये नहीं कि जी रट्टाइज़म पर आप चलते रहें, रट्टे लगाएं, डिग्रीज लें और यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएं। असल चीज़ ये है कि आपको जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको समझकर उसको आगे अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, तभी हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सकेगा और हम ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कामयाब हो सकेंगे। यहाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।